हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पेशल सीरीज बाय कॉलेज दुनिया। और वैसे ये सीरीज हम कंडक्ट करते हैं उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए जिन्होंने 99 जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं एंड उन्होंने 99 परसेंटाइल हिट करी है। बट आज हमारे सामने एक ऐसे सर है, मेरे सर है, मैं उनको सर बोलूंगा क्योंकि उन्होंने एज ए स्टूडेंट भी 100 परसेंटाइल हिट करी है एंड उनके टीचिंग ईयर्स में भी उन्होंने 100 परसेंटाइल ही हिट करी है। तो बेसिकली सर 100 से नीचे जाते ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, Sunit sir is with us. Sunit sir, thank you so much for doing this and welcome to the YouTube channel, sir. Thank you. Right. So, sir, पहले मूव ऑन करने से पहले सर मेरे को जानना है कि आपने कितनी परसेंटाइल हिट की है सर, आपकी बेसिक प्रोफाइल क्या है सर, मेरे को जानना है। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। आप जो बोल रहे हो कि 100 के नीचे जाते नहीं है, मुझे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कैट दे रहा था MBA जाने के लिए, तब पहले 3 अटेम्प्ट में मैंने भी स्ट्रगल किया था। मेरा चौथा अटेम्प्ट था जब मुझे 100 परसेंटाइल मिले थे। राइट। कॉन्स और LRD हमेशा मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता था। वोबल में कभी कट ऑफ छूट जाता, कभी कुछ कॉलेजेस में मेरे पास्ट एकेडमिक्स थोड़े से कम रह जाते, कहीं कुछ प्रोफाइल, कहीं इंटरव्यू कम रह जाता। Right. So finally in my 4th attempt I got into IIM Calcutta. 100 परसेंटाइल आया था, मैं IIM Calcutta गया था। उधर 2 साल स्पेंड किए मैंने। अच्छी पढ़ाई लिखाई की उधर, Amazon में इंटर्नशिप की थी। लेकिन मन था कि हमेशा थोड़ा कुछ खुद का करना था, स्टार्टअप करना था, पढ़ाई में, टीचिंग में इंटरेस्ट था। तो मैंने अपने फाइनल ईयर से निकल के टीचिंग करना शुरू कर दिया। सो सिंस 2016 आई हैव बीन टीचिंग। 7 साल हो चुके मुझे पढ़ाते एंड मैंने IMS के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया हुआ है, मेरे उधर अभी भी कोर्सेज लाइव है। अभी मैं वापस IMS में आई टेक अ लॉट ऑफ गेस्ट सेशंस एंड लेक्चर्स। I mentor students on my own as well. आप मेरे LinkedIn पेज पे जाएंगे तो आपको उधर भी कुछ कंटेंट मिलेगा। राइट। तो ये मेरे बारे में है। क्योंकि टीचिंग कर रहा हूँ, एग्जाम के साथ टच में रहना है। स्टूडेंट्स इमीडिएट बहुत सारे सवाल पूछते एग्जाम होते ही, जवाब तैयार रखने होते हैं, तो उसके लिए हम जाते एग्जाम देने। न्यूज बनाने का मकसद तो नहीं होता है, पर न्यूज में आ जाते हैं क्योंकि कंपेटिटिवनेस तो भरी हुई है, तो एग्जाम बड़े अच्छे से देते हैं। राइट। तो जब से पढ़ाना शुरू किया है तब भी कैट दिया है, और मेरे को और 4 बार आई हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल। राइट। पोस्ट द 100 परसेंटाइल आई हैड स्कोर्ड इन 2013। सो ये मेरी स्टोरी है। इनफैक्ट जब ऐसे ही मैंने जब पढ़ाना शुरू भी नहीं किया था, मुझे तभी भी इंटरेस्ट इतना था एग्जाम में कि मैं IIM कैलकटा में था, तब मैं जाके एग्जाम देकर आया। कैंपस में लोग मुझसे पूछ रहे थे, जब रिजल्ट आया, एक्चुअली रिजल्ट अच्छा आ गया काफी, कि मेरे 99.98 परसेंटाइल आए। कैंपस में लोग काफी परेशान हो गए कि क्या हो गया, तुमको कोई और कैंपस जाना है क्या, मतलब कैलकटा अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने बोला नहीं, मैं तो बस यूं ही, मुझे एग्जाम इतना पसंद है कि मैं बस जाके अटेम्प्ट करना पसंद करता हूँ। और वो रिजल्ट आने के बाद मुझे लगा कि यार एक सब्जेक्ट नॉलेज जो होती है वो एक काफी अच्छी है, और मैं चाहूंगा कि लोगों के साथ वो शेयर करूं। तो इसीलिए तब मैंने डिसाइड किया कि आई कैन ऑल्सो बी अ टीचर। ब्रिलियंट। तो ये चीज था। थोड़ा सा 2 चीज होती है फॉर अ टीचर, एक सब्जेक्ट नॉलेज होता है, एक कनेक्ट होता है। कनेक्ट पे अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं सब्जेक्ट नॉलेज पे नहीं कर रहे, उस पे भी कर रहे हैं। कनेक्ट पे और ज्यादा काम कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे टीचर बने। राइट। सर, मेरे मन में 2 सवाल आए हैं। पहला सवाल ये कि आपने खुद बताया कि जैसे 4 अटेम्प्ट के बाद आपकी 100 परसेंटाइल आई है, राइट? तो सर मैंने भी 2 बार ये अटेम्प्ट किया था कैट के लिए, बट हर बारी जैसे जैसे एक अटेम्प्ट बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपकी मोटिवेशन घटती रहती है। तो सर कैसे वो मैनेज करना, कैसे करना चाहिए वो मैनेज? अगर आपको लेट्स से पहले अटेम्प्ट में नहीं अच्छे नंबर आए तो अगले अटेम्प्ट के लिए मोटिवेशन कहाँ से लेके आनी है, कहाँ से खुद को इकट्ठा करना है, कैसी प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा सर आइडिया दीजिए इसमें। बिल्कुल, बहुत सही बात की। मेरे साथ भी होता था। इनफैक्ट मेरा 3rd अटेम्प्ट तो ऐसे ही बिगड़ गया था कि मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन ही नहीं की। राइट। है ना। 1st अटेम्प्ट चलो वो तो मजे में जाके थोड़ा कम ज्यादा प्रिपरेशन हो गया, जैसे मैंने बताया वर्बल एबिलिटी अच्छा नहीं था तो उसके कट ऑफ छूट गए। दूसरा अटेम्प्ट में बहुत मेहनत की, वर्बल एबिलिटी अच्छा किया। मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आए थे IIM कैलकटा और लखनऊ के, मेरे दोनों कन्वर्ट नहीं हुए। अच्छा। उसका मुझे इतना सदमा लगा कि तीसरा अटेम्प्ट में मैं फुल कॉन्फिडेंस से गया कि भाई मुझे सब कुछ आता है, और मैंने कोई प्रिपरेशन की नहीं। मेरा वर्बल वापस खराब हो गया।
ना, तो फिर सारा कुछ सीख के सोच समझ के, क्या होता है ना लाइफ में भी थोड़ा प्रेशर रहता है। मेरे थर्ड अटेम्प्ट के बाद घर वालों ने बोल दिया भाई अब कर ले, जहां से मिल रहा है कर ले। मैंने सोचा नहीं यार, मुझे तो मतलब आई वांट टू डू इट, लाइक आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू इट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री, राइट। एंड IIM Calcutta was always at the top of my list because I had always known कि थोड़ा सा उधर कैट पे वेटेज ज्यादा रहता है। somehow for some reasons मेरे पास एकेडमिक स्कोर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, स्पेशली मेरे 12th के मार्क्स, क्योंकि हमारे स्टेट बोर्ड में उतने मार्क्स मिलते भी नहीं थे। जेई वगैरह के लिए अलग से इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स उतने अच्छे से दिए नहीं थे। बट फॉर व्हाटएवर रीजंस IIM Calcutta seemed to be the best fit for me and I wanted to be over there. Right. So मेरे हिसाब से for a student to be driven and motivated, it is very important to set targets which are a mix of being realistic and idealistic, right? तो आप अगर टारगेट सेट करोगे, एक टक उसके बारे में सोचोगे, तो मेरे ख्याल से आप में मोटिवेशन बना रहेगा कि चलो एक अटेम्प्ट अगर और देना भी पड़ जाए तो आप फुल एनर्जी से दोगे, है ना, अपनी कमी नहीं रखेगा एफर्ट्स में। बस एंड में मैं यही चाहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ, यार देखो जाना तो वही 200-400 लोगों को है, हाँ, पर मेहनत तो सब कर रहे हैं ना, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत कम की। एग्जैक्टली, आप यही कर सकते हैं। राइट सर, आपने बहुत एम्फसाइज किया है कि आपका VARC हमेशा से थोड़ा सा वीकर सेक्शन रहा है, राइट सर। मैं आपसे बिल्कुल रिलेट कर पाता हूँ, मेरा भी VARC सबसे वीकर सेक्शन था और मैंने बस पॉइंटों पे कट ऑफ क्लियर की थी। तो मेरे को जानना है कि VARC को बेसिकली इम्प्रूव कैसे करना है। देखिए ये सिर्फ VARC के लिए नहीं है, जिसका क्वांट्स भी वीक है या LRDI भी वीक है, ये हर एक चीज के लिए, दिस स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग। अगेन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई एज अ टीचर मेरा तुम्हारी लाइफ में ऐसा दिखने में रोल बहुत ज्यादा है, पर एज सच तुम्हारी सक्सेस में मेरा रोल 1-2% से ज्यादा नहीं है। मैं बस तुमको पुश कर सकता हूँ, तुमको गाइड कर सकता हूँ, रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरा स्टाइल भी वही है, मेंटर करता हूँ, मैं बैठ के पढ़ाता नहीं हूँ कि भाई ये परसेंटेजेस में ये फॉर्मूला लगता है या रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा होता है। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली देखते हैं, बट ज्यादा मेंटोरिंग का काम होता है कि आप ऐसे करो, आप अपने आप का मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एनर्जी ऐसे बनाओ, है ना। तो आपका जो सवाल था कि VARC कैसे इम्प्रूव करे या इन जनरल कोई भी टॉपिक कैसे इम्प्रूव करे, इज प्योरली थ्रू प्रैक्टिस। एक बड़ा डिबेट है, कल मैं अपने किसी दोस्त से भी बात कर रहा था, वो यही बोल रहा था कि कई बार रोहित शर्मा जब बहुत अच्छा खेलता है तो उसके बारे में बोला जाता है नेचुरल टैलेंट है, बॉर्न टैलेंट है, और आजकल किसी इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने उल्टा भी बोला कि यार ये क्या नेचुरल टैलेंट लगा रखा है, मैंने भी उतनी मेहनत की है इधर तक आने के लिए, है ना। तो सेम विथ मी, मैं अगर मैथ अच्छा करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से अच्छा करता था। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब ऐसा नहीं था कि मैं ये सारे सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता था, मुझे प्रैक्टिस लगी और मैंने अपनी लाइफ टाइम की है। लकीली बचपन से मैथ के लिए मेरी एक लाइकिंग थी, तो जो मेहनत कैट प्रिपरेशन के लिए बच्चा आज करता है, हो सकता है मैंने काफी सारी चीजें अपने बचपन में ड्यूरिंग माय स्कूल डेज एंड माय कॉलेज डेज कर ली थी, है ना। पजल सॉल्विंग में बहुत मजा आता था, टैलेंट सर्च जो नेशनल टैलेंट सर्च और महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जाम्स देके भी मुझे काफी फायदा हुआ था, क्योंकि मैं इनके लिए मन से प्रिपेयर भी करता था, मुझे मजा आता था ये। तो मेन थिंग इज प्रैक्टिस, and that is what I realized after my first attempt at CAT, जहाँ मेरा वर्बल एबिलिटी में कट ऑफ, वो टाइम पे कट ऑफ ज्यादा होते थे, 94-95 परसेंटाइल के आसपास होते थे, आजकल वो 80-85 की रेंज में रहते फॉर द टॉप IIMs। तो मेरा जब पहली बार कट ऑफ छूटा, मैंने रियलाइज कर लिया कि यार मैं पढ़ाई भी सिर्फ मैथ ही कर रहा था, मैं कौन सा LRDI पढ़ रहा था जो मुझे ऑलरेडी आता है, I was just being in my comfort zone, right? So I realized, okay, I have to go outside of my comfort zone, I have to first find my weaknesses, which is primarily the entire verbal ability. ऐसा नहीं कि मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, just that I am lacking some practice in the kind of questions which are there in CAT, right? मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन कैट में नहीं हो पाता। और मैंने उल्टा भी देखा है, जो उतने अच्छे से बोल नहीं पाते वो कैट में फिर भी बहुत अच्छा कर जाए। क्यों? मेहनत, है ना। आपको मेहनत करनी है, एक अच्छा अपना प्लान बनाना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, बिफोर माय सेकंड अटेम्प्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, मैंने कई मई-जून में प्रिपरेशन शुरू की थी, नया नया ग्रेजुएट हुआ था, नई जॉब ली थी, चेन्नई गया था मैं इनफैक्ट, ठीक है, चेन्नई में रह रहा था। उधर फिर मैंने ये किया कि जॉब के साथ साथ मैं हर वीकेंड मैं सिर्फ वर्बल एबिलिटी पढ़ता था,
ओके। मैं क्वांट्स एलआरडीआई बस टेस्ट में अपनी पढ़ाई करता था, टेस्ट में कहीं मेरी परफॉर्मेंस गिरी क्वांट्स या एलआरडीआई में तो मैं उन पे आ जाता था। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज स्ट्रेंथ्स यू कीप टेस्टिंग देम थ्रू मॉक टेस्ट और थ्रू सर्टेन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। आप थोड़े थोड़े सवाल प्रैक्टिस करते रहो जो टॉपिक्स आपके हो गए, लेकिन जो चीजों पे आप अच्छे नहीं हो उनको आप एक टक वीकेंड पे 200 सवाल लेके बैठता। पहले मैंने मटेरियल इकट्ठा किया, ऑनलाइन किताबें मंगवा ली, कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली जहाँ मुझे कुछ मटेरियल मिल गया। पहले वीकेंड मुझे याद है मैंने क्या किया था, मेरा सबसे फेवरेट मैंने पार्ट उठाया वर्बल एबिलिटी में विच वाज पैरा जंबल। हाँ, मुझे उसमें मजा आता था, वो मुझे फिर भी काफी लॉजिकल लगता था, जो थोड़ा एलआरडीआई साइड पे लगता था मुझे। मैंने पैरा जंबल उठाए, 200 पैरा जंबल इकट्ठे किए और मैं 20-20 करके सॉल्व करते गया। वो आपकी मर्जी, आप 20-20 करो, 10-10 करो, 5-5 करो, है ना। 20-20 करते सॉल्व करते गया और मैंने बस एक ही एजेंडा रखा, मुझे सही करना है। मैं जब तक श्योर नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ रहा, है ना। तो मैं बार बार मैं सारे कॉम्बिनेशंस चेक करता कि भाई ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, क्या हो सकता है। 10-10, 20-20 सवाल कर करके मैं अपनी एक्यूरेसीज देखता, जो गलत होते उनके ऊपर गौर करता कि क्या गलती की, जो सही होते वो चेक करता कि भाई जो सोचा था उसी से सही हुआ है ना। कई बार हम वो भी फॉर ग्रांटेड ले लेते, तुक्का मार देते और फिर समझते कि भाई हम ही स्टड है ना। तो 20-20 सवाल कर करके मैंने देखा कि टिल द 200th क्वेश्चन माय एक्यूरेसी वाज pretty good and somewhere in the middle my speed also started getting better, even though I wasn't focusing on my speed, my focus was purely on my accuracy, right? And then once accuracy was good, then you know धीरे धीरे आपने चलो अपने आप पे टाइमर लगा दिया कि चलो मैंने अगर 20 सवाल मैंने 50 मिनट में किए तो अगली बार मैं 45 में ट्राई करूंगा ना। तो ऐसे करते करते हर वीकेंड 200 questions without doubt, without fail, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, वो टाइम पे ग्रामर, वो कैब, ये सब के भी सवाल आते थे कैट के अंदर। आरसीज पे एक वीकेंड भी नहीं, आरसीज पे तो 2 से 3 वीकेंड लगते, राइट। पर अगर आप मन लगा के, है ना, मन लगाना बहुत जरूरी है। 3 P's, पैशन, परसिवियरेंस एंड प्रैक्टिस, राइट, है ना। ये तीनों चीज आपको चाहिए। परसिवियरेंस को कि गलतियां करोगे तो आपको गलतियों से उठ के आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस आपको करनी है, हार्डवर्क करोगे नहीं तब तक होने नहीं वाला कुछ, और मन से करना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, लगे रहते हैं, मन नहीं लगाते चीजों में। मन नहीं लगाओगे तो मजा नहीं है। मन लगाने के लिए आपका टारगेट काम आता है, जो मैंने बताया कि आप टारगेट बना लो, अपनी लाइफ देखो आगे कैसी रहेगी, है ना। अगर लाइफ वो वाली पसंद ही नहीं है तो ये करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप कुछ और कीजिए, है ना। एंड आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। 200-250 questions, I think any topic if you solve, I think you'll be pretty good in that particular topic. तो वो करते करते मेरा वर्बल एबिलिटी सुधर गया यार। मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेरे कट ऑफ्स क्लियर हुए। थर्ड में मैंने वही गलती की कि मैंने वापस प्रैक्टिस छोड़ दी। चौथे में मैंने ध्यान रखा कि मुझे करनी है। In fact, in my 100 percentile attempt in 2013, I got a better percentile in verbal ability. वो टाइम पे एक्चुअली 2 सेक्शन होते थे। LRDI ब्रेक हो चुका था, LR को वर्बल के साथ रखा था, DI को क्वांट्स के साथ रखा था। मेरा VALR was a better percentile than आपका DI and right. So ये मैं बताऊंगा सबको, जो भी मैथ्स अच्छा करना है, वर्बल अच्छा करना है, LRDI यही करना है आपको। LRDI के लिए सेट्स लो, वर्बल के लिए RCs लो और ये बाकी टाइप के सवाल लो। तो ये राइट। सर एक ये भी दिक्कत आती है बच्चों को कि कैट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द 100% ऑफ द पेपर, राइट। आप 60 to 70% भी करते हो, आप 100 परसेंटाइल हिट कर सकते हो, जितना मेरे को लगता है, राइट। तो सर आपको पेपर के दौरान कौन सा क्वेश्चन करना और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है उसकी समझ होनी चाहिए। तो सर वो कैसे आनी चाहिए, कैसे आएगी एक बंदे में वो समझ? बिल्कुल। मैंने पिछले भी आपने जब सवाल पूछा, एक चीज की मैंने बात की थी, वो थी सेल्फ अवेयरनेस, राइट। यू शुड नो व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, व्हाट योर वीकनेसेस आर। आई over time and even when I was a student, I was very clear, even in quants, although I like quants, I love quants, I love all areas of it, but I know I do arithmetic and modern math better than all other areas, especially algebra and geometry. Number systems is somewhere इधर उधर, थोड़ा कभी अच्छा कभी थोड़ा कम अच्छा, right। बहुत आसान है कि अगर आप ये सेल्फ अवेयरनेस रखो और वो 2 घंटा आप काम रहो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, आप बहुत सही कर सकते हो। इवन दो आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, आजकल 22 सवाल आते हैं क्वांट्स में, तो 22 के 22 सॉल्व कर सकता हूँ,
एंड मैं बोलूंगा मेजोरिटी स्टूडेंट्स का ये केस है भी, सब लोगों ने पढ़ाई की है, सब कुछ सॉल्व कर सकते। अब आपको एग्जाम में करना है ऑप्टिमाइज। मेरा केस ये है कि although I can solve all 22 questions, I never start with a question which I feel can be lengthy, can be difficult, I may not get an answer, right? I feel जब मैं उनको करता हूँ तब शायद होता नहीं है ये, लेकिन जहां मुझे ये फीलिंग आती है मैं उसको छोड़ता हूँ। I start with questions which look the easiest to me. Hence my target is always कि पहले 5 मिनट में मेरे को 3 सवाल निपटाने, अगर मैंने वो कर दिया मैं 40 मिनट में 22 के 22 कर दूंगा। मेरा एक जो मोमेंटम बनता है ना, बहुत जरूरी है हर एक सेक्शन में। योर फर्स्ट 5 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेंटली अफेक्ट करता है। देखो इसके भी तरीके होते हैं ऑब्वियसली। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, पर मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि मैं भी कहीं अटक जाता हूँ पहले 5 मिनट में, है ना। तो इन दैट केस ऑब्वियसली यू विल हैव योर अदर स्ट्रेटजीज कि आप अपने आप को बोलोगे कि यार अभी भी 35 मिनट बाकी है, 5 मिनट भूल जाओ, 35 में ऑप्टिमाइज करते हैं, 22 नहीं तो 20 सवाल कर लेंगे, 18 सवाल कर लेंगे, 15 कर लेंगे, है ना। और अब जितना टाइम बाकी है उसको बेस्ट यूज करना। बट आपको वो अगर सिचुएशन अवॉइड करनी है तो आप उसके लिए बी वेरी रैशनल, बी सेल्फ अवेयर, आपको क्या चीजें ज्यादा सही लगती है, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ का। ऐसा नहीं मुझे अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन मैंने देखा है इन द पास्ट कि कई बार एग्जाम में अगर मैं अटकता हूँ तो अलजेब्रा ज्योमेट्री के कुछ सवालों पे अटक जाता हूँ। तो एज अ रूल मैंने बना दिया 22 सवाल है यार, सवालों की तो कमी नहीं है, मैं क्यों शुरू करूँ अलजेब्रा ज्योमेट्री, मैं क्यों वो रिस्क लूं कि मेरे पहले 5 मिनट खराब हो जाए और फिर मैं एक मेंटल डेडलॉक में चला जाऊं और मैं अपने आप को कोसते रहूं, एग्जाम 40 मिनट बस कोसते रहूं और मैं कुछ करूं। यही होता है, आप कहीं अटक जाते हो, आप अपने आप को कोसते रहते हो, मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है, उधर ही खत्म हो जाता है। पहले तो वो अवॉइड करो। दूसरी बात है अगर वो होता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। तो दोनों की अपनी अलग स्ट्रेटेजी। पहली चीज आपने जो पूछी वो उसके अराउंड है ना। तो दैट इज व्हाट माय टेक इज दैट स्टूडेंट्स शुड be very self aware, be very truthful to themselves. They should know कि हाँ मेरे ये टॉपिक्स अच्छे, ये टॉपिक्स उतने अच्छे नहीं है। और बहुत आसान है यार, कोई भी टॉपिक उठाओ, 5 सवाल लो, कभी भी सुबह चलते फिरते रात को सोते टाइम कभी भी 5 सवाल लो, 5 में से अगर आप 4 या 5 सवाल सही करते हो मतलब आप वो टॉपिक में सही, राइट। सो हाँ सर, एक ये भी होता है कि मैंने जितना देखा है कि ओवर टाइम जब स्टूडेंट्स कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो दो चीजों से वो खराब होते हैं यूजुअली। एक है ओवर अटेम्प्ट और एक है ओवर कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, राइट। तो सर उसके लिए आपको कैसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए कि आप अटेम्प्ट भी उतना ही करो और आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहो, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना रहो कि ये तो मैं कर ही लूंगा और उसको छोड़ ही दो कम्प्लीटली, राइट। तो आपको कैसा टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए कि मैं रेगुलरली टच में रहूं उन क्वेश्चंस के साथ? बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। देखिए क्या है ना, अटेम्प्ट्स, स्ट्रैटेजीज, दिस इज वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेस है ना। सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज और अपनी अपनी अटेम्प्ट्स वगैरह के हिसाब से, राइट। जैसे आपने बताया 60-70% पेपर अगर आपने बहुत अच्छी एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया तो भी 100 परसेंटाइल आते हैं। मैं फिर भी मैं उनमें से एक हूँ जो एग्जाम जब देने जाता हूँ, ठीक है, देयर इज अ थिन लाइन, जैसे आपने बोला कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, है ना। मैं जब देने जाता हूँ मैं मन में यही सोचता हूँ कि मैं कोशिश ये करूंगा पूरी कि मैं सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट करूंगा और सब सही करूंगा। ओके, ठीक है। मेरा हमेशा लेकिन ये एजेंडा रहता है कि कोई सवाल मैं आधी अटेम्प्ट करके यूं ही बस सब करना है तो आधी करके कुछ रैंडम मार्क करके आगे नहीं बढ़ना। इससे अच्छा वो मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं एंड में आके देखूंगा अगर मेरे पास टाइम बचेगा, राइट। ठीक है। तो ये चीज का सबसे बड़ा, देखिए मेरे पास एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है इधर देने के लिए, ये अगेन केस टू केस बेसिस पे होगा, है ना। तो इंडिविजुअली कोई मेरे पास आएगा मैं और बेटर बता पाऊंगा, बट इन दिस केस माय टेक इज दैट यू गिव लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट। ओके, उससे आपको अपना पोजीशन, आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। आप ज्यादा अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपके साथ क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, बुरा होता है तो क्यों होता है, अच्छा होता है तो क्यों होता है, ये सारी चीजें आप मॉक टेस्ट और उनकी एनालिसिस में आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, एज लॉन्ग एज आई सेड, इफ यू स्टिक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स, इफ यू स्टिक टू योर बेसिक्स, आप लॉजिकली सोचो और अपने आप से ट्रुथफुल रहो, तो आपको बहुत सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते रहो मॉक्स में थोड़ा थोड़ा। यस, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, अपनी स्ट्रेटजीज बनाते रहो और
फिगर करते रहो कि व्हाट फिट्स बेस्ट फॉर यू, व्हाट आर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट? एज आई सेड, आई गो टू द एग्जाम थिंकिंग मैं सब कुछ करूंगा, पर ये नहीं है कि मैं सब कुछ करता हूँ, पर मुझे ये पता है कि मेरे को मिनिमम इतना करना है। मेरी जो स्पीड है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो नॉलेज है, उसके हिसाब से मेरे को इतने सवाल ये 3 सेक्शन में होने चाहिए। तो आई हैव अ बेस्ट केस सिनेरियो, आई हैव अ वर्स्ट केस सिनेरियो। Obviously, I'll try to prepare. You have to prepare in such a way कि आपके वर्स्ट केस सिनेरियो पे भी आप कट ऑफ्स क्लियर कर रहे हो। आप बेस्ट केस सिनेरियो के हिसाब से कभी प्रिपेयर नहीं कीजिए, वरना आप नहीं कट ऑफ्स क्लियर करोगे 90-95% ऑफ द टाइम्स। आपको अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से प्रिपेयर करना। स्टूडेंट को बोलता हूँ यार, वो दिन तुम बीमार पड़ गए तो क्या करोगे, है ना? तो आजकल बहुत होता है बॉम्बे में, जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सेंटर आ जाते हैं पुणे में। मैं while taking mocks only, my suggestion to all students is please don't take all your mocks in comfort zone. घर पे बैठ के अपने रूम में एसी चला के शॉर्ट्स पहन के आलती पालती मार के आप मॉक्स दोगे, ठीक है, आप दो, ऐसा नहीं है नहीं दो, आप 50-60% अपने मॉक दे दो, ऐसे चलेगा मुझे, as long as आप 30 मॉक दे रहे हो। 30 मॉक भी देना बहुत जरूरी है, ठीक है, पर आपके 10-15 मॉक ऐसे होने चाहिए जहाँ आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में डाल रहे हो। आप कहीं कोई साइबर कैफे जाके टेस्ट दे रहे हो, आप किसी दोस्त या रिलेटिव के घर पे जाके दे रहे हो, है ना, बाहर शोर मच रहा है, आप टेस्ट दे रहे हो, आप कैसे रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है सेंटर पे। कई बार सुना है बच्चे बोलते हैं कि सर बाजू में शादी चल रही थी, बैंड बज रहा था, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। ये केस में आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। होपफुली कुछ बन जाए, ये चीजों के लिए भी कुछ प्रोविजन हो जाए, पर आज की तारीख में डिफिकल्ट है इसका कुछ होना, है ना, ये आपके हाथ में नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हो, आप लेट हो गए, आप भागते दौड़ते पहुंचे, आपका मेंटल हालत काफी खराब है ना, आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं कुछ आपने एक्सीडेंट देख लिया या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, आपके साथ चोरी हो गई रास्ते में, आप कैसे अपने आप को उधर बिठाओगे, स्थिर करोगे? तो बहुत जरूरी है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस, राइट? सो यू शुड नो योर बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो। जो आपने पूछा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है। हर टेस्ट के बाद एक चीज जरूर कीजिए ना, एनालिसिस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताऊंगा, कि आफ्टर एवरी टेस्ट, पहली बात तो 2 घंटे का टेस्ट है तो एटलीस्ट 4 घंटे तो एनालिसिस करनी है। वो पहले धक्का मार के करो, पहले थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा, कुछ जबरदस्ती को ढूंढना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको खुद को समझ जाएगा कि ये 4 घंटे कैसे आप यूज करोगे, ठीक है। बट एक चीज जो मैं अपने एनालिसिस के एंड में करता था, वो ये करता था कि भाई मेरे जितने सवाल सही हुए, कितने सवाल लॉजिक से सही हुए, कितने सवाल सही टाइम पे मैंने सही, कोई सवाल था जिसमें बहुत टाइम लगा है, क्या मैं वो छोड़ सकता? अगर मैं वो छोड़ता तो कुछ ऐसा था जो मैं अटेम्प्ट कर सकता था। Was there any easy question I did not attempt? Was there any easy question I made a silly error in? शायद मैंने उधर ज्यादा टाइम डालने की जगह इधर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा डालता, मैं अपना सिली एरर पकड़ लेता, राइट? तो मैं अपने बेस्ट केस सिनेरियो, देखो एग्जाम तो दिया, वो एक रियलिटी है ना, दैट इज योर रियल केस सिनेरियो, बट व्हाट इफ आई हैड माय बेस्ट डे ऑन द एग्जाम? तो मैं अपने बेस्ट डे के हिसाब से अपना स्कोर कैलकुलेट करता हूँ आफ्टर एवरी मॉक। यार मेरे आए तो यार 200 में से 110 नंबर है, पर अगर मेरा बेस्ट डे रहता तो ये 6-8 जो मेरी सिली मिस्टेक हुई थी ये नहीं थी, ये जो 3-4 इजी क्वेश्चन मेरे छूटे ये नहीं छूटते, ये जो मैंने गलत किया ये अगर छोड़ देता इसका नेगेटिव नहीं आता, हाँ ये मैंने तुक्का मारा ये सही हो गया, शायद ये मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए था, ये 3-4 नंबर कम भी होते, पर ओवरऑल 110 का मेरा 140 तक जा सकता है if I attempt to my potential. Right. Figuring out what my potential is. This gives me a lot of confidence. This helps me understand कि यार मेरा बेस्ट कहाँ है। तो ये एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है, आप मॉक टेस्ट दीजिए और अच्छे से उस पर टाइम डालिए, ये बहुत जरूरी है। बस स्टार्ट मॉक्स देना तब कीजिए जब आपका एटलीस्ट 50-60% कोर्स कवर हो चुका है क्वांट्स में। आगे एलआरडी वर्बल एबिलिटी में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, उधर बस प्रैक्टिस है, आपने डिसेंट प्रैक्टिस उधर कर ली है और क्वांट्स 50-60% कर लिया, यू कैन स्टार्ट टेकिंग योर नोट्स। राइट। सो सर एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि आपको 40 मॉक्स देनी या 50 मॉक्स देनी तो आपका अच्छा कैट स्कोर आएगा, तो ये कितनी ट्रू है? और अगर नंबर ऑफ मॉक्स पे गुड कैट स्कोर डिपेंड करता है तो कितने नंबर ऑफ मॉक्स इज द आइडियल नंबर ऑफ मॉक्स? देखो जरूरी नहीं है आप मॉक ज्यादा दोगे तो स्कोर अच्छा आएगा, लेकिन जिनके स्कोर अच्छे आते हैं वो जनरली ज्यादा मॉक्स देते हैं, ठीक है? ज्यादा मॉक्स देने वाले होंगे 1000 बच्चे,
स्कोर अच्छा आएगा 100 का, पर अगर 100 का स्कोर अच्छा आ रहा है मतलब उनमें से 99 ने ज्यादा मॉक्स दिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो ज्यादा मॉक्स देने से गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादा मॉक्स देने से आपका चांस बढ़ता है। ठीक है, तो आपको देने चाहिए जितने आप मॉक्स दे सको। ऑब्वियसली डोंट ओवरडू इट, ऐसा नहीं है आप सुबह शाम रोज रोज दे रहे हो, है ना। आपको एक प्रॉपर एक एनालिसिस वगैरह के लिए भी टाइम निकालना है। हर मॉक के बाद आपको कुछ वीक एरियाज लगेंगे या जो आपके स्ट्रेंथ्स थे उधर आप गलतियां कर रहे हो, तो यू हैव टू गो बैक एंड वर्क ऑन दोस एरियाज अगेन एंड डू सर्टेन प्रैक्टिस ऑफ 20-50 क्वेश्चंस। राइट। तो 2 मॉक के बीच में एटलीस्ट 3-4 दिन का गैप जनरली रखना चाहिए। देयर कैन बी फेजेस, है ना, अक्टूबर नवंबर जब एग्जाम आ रहा है पास, तब आपके फेजेस हो सकते हैं जब आप रोज रोज भी दो। इनफैक्ट बोलता भी एक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि कुछ मॉक्स आप बैक टू बैक भी दो, एग्जॉस्ट योरसेल्फ आफ्टर 1 मॉक एंड देन गिव अनदर मॉक। देखो क्या होता है आपके साथ। क्या अगेन सेम चीज, आपका अगर बॉम्बे से पुणे सेंटर है, आप 2 घंटा 4 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हो, आप थके हुए पहुंचे, ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, आपको इसके लिए भी तो तैयार रहना है। अब आपको तो आज तो नहीं पता आपका सेंटर क्या आने वाला है, तो ये सब चीजों के लिए तैयार रहना है। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे वीडियोस है ऑनलाइन जहां मैं लाइव मॉक्स अटेम्प्ट करता हूँ ना। मैं मॉक्स की इतनी बात कर रहा हूँ, उधर मैं एनालिसिस तो उतना डीप में नहीं करता हूँ, बट मैं अटेम्प्ट करता हूँ। आपने मुझसे पूछा ना अभी 2-3 सवाल पहले कि आप कैसे सवाल सिलेक्ट करते हो, स्टूडेंट्स कैसे सवाल सिलेक्ट करें, ये सारी चीजें वो वीडियोस देख के भी एक अच्छा आइडिया लग सकता है। राइट, यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करके लाइव मॉक लिखोगे तो काफी कुछ मिल जाए। मेरे चैनल पे भी है, मैंने जान अकेडमी पे पढ़ा है, IMS पे पढ़ा है, तो उधर भी मेरे वीडियोस बने हुए कई सारे। राइट, बच्चे देखेंगे तो मुझे लगता है कुछ फायदा मिलेगा। मेरे को ये चीज बड़ी अच्छी लगती है करना, और मुझे लगता है कुछ वैल्यू ऐड करता है बच्चों के लिए, तो मैं इसलिए इसको हर साल करता हूँ। हर साल आई पुट इन सम वीडियोस। पहले तो मैं ऑफलाइन करता था, लॉकडाउन से पहले, तो लॉकडाउन ने ये सब सिखा दिया कि हम ऑनलाइन करने लग गए, वरना पहले तो सेंटर वगैरह पे जाके 100-200 बच्चों के सामने ये सब करते थे। आज अब प्लेटफॉर्म बड़ा मिल गया कि आप ये हजारों लोगों के सामने कर सकते हो। जो आज कर रहे हो 10 साल बाद तक भी, 50 साल बाद तक भी शायद काम आ जाए। राइट। सो स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगा, स्टूडेंट्स अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सुनीत सर का यूट्यूब चैनल देखो, उनके मॉक्स देखो कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आपको एक जनरल आइडिया बनेगा, आपकी एक जनरल स्ट्रैटेजी बनेगी। राइट सर, एक ये भी होता है क्वेश्चन बच्चों के माइंड में कि मेरे पास एक क्वांट की बुक है पर वो मेरे लिए कम लग रही है, मैं 3-4 इकट्ठी कर लेता हूँ, मैं सारी खत्म कर लूंगा, और वो उस केस में कोई कुछ भी नहीं कर पाते। तो सर उसमें सर मतलब अगर आप ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाओगे कि एक क्वांट की बुक को कैसे कंप्लीट करना है और उसका मैक्सिमम यूज कैसे करना है। बहुत सही बोल रहे हो तुम, क्योंकि कई सारी किताबें हैं जहाँ हर एक टॉपिक के 500-500 700-700 सवाल भी होते हैं। अब गलत नहीं है वो, प्रॉब्लम उसमें ये है कि टाइम फ्रेम थोड़ा लिमिटेड है ना। कुछ बच्चे 5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कुछ 1 साल पहले भी कर रहे हैं, कुछ 1.5 साल पहले भी कर रहे हैं, कुछ 2 महीने पहले कर रहे हैं। अब अगर मैं हर एक टॉपिक जज ऐसे करूँ कि मैंने वो किताब के सारे सवाल सॉल्व कर लिए, अब मेरा वो टॉपिक हो गया है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो। 2 तरीके से, एक तरीका ये है कि वो सॉल्व करने के बाद भी हो सकता है आपका टॉपिक उतना अच्छा नहीं हो, आपकी एक्यूरेसी कैसे आ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि आपका वो टॉपिक ऑलरेडी काफी अच्छा हो। मैथ तो यार हम दिन भर करते रहते हैं, हम दुकान वाले के पास भी जाते हैं, उधर भी तो सम डिफरेंस ये सारी चीजें करते रहते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ चलते रहता है ना। आप दुकान खोलोगे आप ज्यादा मैथ सीखोगे, क्योंकि यू कांट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक ओवर देयर। आप अपने कस्टमर से ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते, और कम मांगोगे तो आपका नुकसान होगा, वो तो दे देगा कम। तो दुकान चलाओ तो अपने आप आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होने वाला है। राइट, बट अगेन लाइक कमिंग बैक ओवर हियर, कई बार आपका ऑलरेडी वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी उसके 500-700 सवाल करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है। यू शुड पुट योर टाइम मोर ऑन योर वीकर एरियाज देन ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। राइट, इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा, और कई बार क्या होता है ये किताबों में उनकी भी कोई गलती नहीं है, और मैं भी आजकल की तारीख में ये देख के मुझे भी ये लगता है कि यार एक किताब बननी चाहिए। मैं खुद एक टाइम पे चल पड़ा था कि मैं एक अपनी किताब बनाऊंगा, मेरे पास काफी मटेरियल मैंने बना के रखा हुआ है, कुछ रीजन से उस पे मैं बहुत फास्ट बढ़ नहीं पा रहा हूँ। होपफुली अगले 1-2 साल के अंदर हो सकता है मैं एक किताब भी लॉन्च कर दूंगा। बट बेसिकली वो क्या रहा है कि ये किताबों में क्योंकि इतने सारे सवाल है, और जरूरी भी है, एक टाइप का अगर सवाल मेरा अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो मुझे उसके 10-20 सवाल की प्रैक्टिस भी चाहिए। क्या होता है वो सारे एक साथ आते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है एक साथ आते तो भी आप एक साथ में चलो एक के बाद एक कर रहे हो, आप सीख रहे हो और आप वो टाइम पे सॉल्व कर लिया, इन बाद में आप
वो टाइप के सवाल भूल जाओगे हफ्ते 2 हफ्ते बाद. Ideal way I would say is, again as I said, sets of 10, 20, 50 questions, right? So while learning, क्योंकि उधर एक जनरली जरूरत रहेगी 50 टाइप सवाल की, तो 50 टाइप सवाल करोगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये टॉपिक हो गया, पर 500 सवाल शायद जरूरत नहीं आपको. तो while learning you need a mix of 50 odd questions which are easy, medium, difficult, सारे लेवल के थोड़े मिक्स. आपको भी नहीं पता इजी आ रहा है, मीडियम आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, आप बस सॉल्व किए जा रहे है ना. आजकल कई सारी ऐसी मटेरियल्स ऑनलाइन भी आपके पास अवेलेबल है. अगर आप कोई किताब भी रख लो ना, मेरा सजेशन बस ये रहेगा कि अगर 500 सवाल है वो किताब में, तो हर 10वां सवाल कर लो, आपका एक अच्छा मिक्स बन जाएगा. इट्स नॉट द मोस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन, बट इट इज क्लोज टू दैट. right you get a decent mix of questions, a decent difficulty of questions as well. तो आप ऐसे करो. और बेस्ट तरीका, फिर एक बार ये कर लिया, इसमें अच्छी एक्यूरेसी भी आ रही है, आपको अपने आप को बेस्ट जज करना है, तो आप एक काम करो ना, वही टॉपिक के पास कैट क्वेश्चंस उठा लो. अब गूगल सर्च भी करोगे पास कैट क्वेश्चंस और परसेंटेजेस, आपको आसानी से 20-30 सवाल मिल जाएंगे. तो आप वो टॉपिक की उठा लो. वरना नहीं अगर जम रहा है, गूगल नहीं समझ रहा, आप मेरे ही वीडियोस जाके अनअकैडमी पे देखोगे, उधर भी है, IMS में पढ़ाते हैं, उधर भी है, उधर भी आपको मटेरियल में मिल जाते सारे, भाई ये पास कैट क्वेश्चन था, ये पास एनमैट क्वेश्चन था, ये दैट क्वेश्चन था. इजीली आपको थोड़ा सर्च करते हो, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, सारा कुछ तो थाली में परोस के नहीं दे पाएंगे. मेहनत करेंगे, मिल जाएंगे सवाल. आपने प्रैक्टिस की है, आपका जजमेंट हो रहा है, आप ये सवाल सॉल्व कर रहे हो, बस बेस्ट यही है, पास कैट क्वेश्चन उठाओ और ट्राई कर लो. वंस यू फील थोड़ा कॉन्फिडेंट अबाउट अ टॉपिक कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे. एम फॉर 80+% एक्यूरेसी, एटलीस्ट 75. तो 80 इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 सवाल अगर कर रहे हो, 4 या 5 सही होंगे, तो आप सही जगह पे हो बेसिकली. राइट सर. सो फाइनली सर, हम थोड़ा बहुत यहीं पे इंटरव्यू वाइंड अप करते हैं, बट बिफोर मैं इंटरव्यू वाइंड अप करूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोग कैट अटेम्प्ट कर लेते हैं, मॉक एनालिसिस कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, राइट, बट एक चीज है वो हमेशा मिस कर जाते हैं, मोस्टली मैंने देखा स्टूडेंट्स, वो है रिवीजन. तो सर कि कैट के लिए रिवीजन कैसे करनी है, LRDA के लिए कैसे रिवीजन करनी है, VARC के लिए कैसे रिवीजन करनी है, इन जनरल कॉन्ट्स के लिए कैसे रिवीजन करनी है? देखो 2-3 तरीके हैं. एक मेजर तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ये है कि आपके जैसे जैसे टॉपिक्स हो जाते हैं, आप उनको हर हफ्ते थोड़े 2-4 सवाल सॉल्व करते रहो. It can be through 2 ways. One is through some material that you have, where you have more CAT caliber questions. Okay? Right. The second way is basically कि आप मॉक्स दो. ये मॉक्स में कैट कैलिबर के ही क्वेश्चन आते हैं. IMS इतनी अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज बनाता है, उसके सवाल मेरे को सबसे ज्यादा कैट से इक्वल रखते हैं, है ना, कैट के लेवल के लगते हैं उसके सवाल. तो आप उसमें वो भी सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके 2-4 सवाल टॉपिक्स के आ जाएंगे वो मॉक्स के अंदर. हर हफ्ते अगर आप 1 या 2 मॉक दोगे तो आपकी वो प्रैक्टिस होती रहती है. दूसरा तरीका ये है कि आप इलैबोरेट थोड़े नोट्स बनाइए, है ना. आप जब पढ़ते हैं आप नोट्स बनाइए, स्पेशली वो सवालों के नोट्स बनाइए, क्योंकि कैट की पढ़ाई भी काफी प्रैक्टिस से होती है. वो सवालों के नोट्स बनाइए जहां आप गलतियां करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ये सही कर रहे हो, ठीक है, आप वापस सही कर लोगे, वापस मिलेगा. तो रटने को तो बोल नहीं रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सही किया आपने रट लिया तो आप अगली बार भी वो रटा हुआ डाल दोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. बोल रहा हूँ एक टाइप का सवाल आपने सही किया तो अगली बार भी वो टाइप का आएगा तो आप सही कर लोगे. जो गलत कर रहे हो उसमें गारंटी नहीं है अगली बार आप सही करो. आप कहीं नोट करके रख लोगे, आपके लिए फायदा है. आप हर 15-20 दिन, हर 1 महीने में आप अगर वो कॉपी जो है, वो नोटबुक है या कहीं ऑनलाइन आपने मटेरियल बना रखा है, आप वो अगर रिवाइज करोगे, देखते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल फेयर बेटर on those weak areas or weak parts or weak question types that you have, right? So elaborate notes बना सकते हैं और at the same time आप practice करते हो. जो कुछ हो जाता है उसकी भी practice करते हो. Do it through mocks. तो आपकी उनकी टेस्ट की भी स्ट्रैटेजी बनेगी. एक तीर से 2 निशान हो जाएगा आपको. Right. So sir, with that being said, when interview यहीं पे wind up करते हैं, and to all the students, as sir has said, वैसे यूजुअली मार्केटिंग में 4 P's या 5 P's मेजर होते हैं. सर ने आज हमारे को 3 P's दिए हैं, विच इज पैशन, परसिवियरेंस एंड प्रैक्टिस. सो फॉलो देम, फॉलो द individuals of realistic and idealistic, and just study hard, work hard, be truthful to yourself, and be disciplined. And thank you so much, sir. I know, thank you so much for sparing a little bit of time with us and for all the students, and we appreciate, and we are thank you so much for your generosity and kindness, sir. Thank you so much. बिल्कुल, thank you so much, Chaitanya. This I love doing.
राइट। तो जितना टाइम आपको चाहिए आप बुलाते रहो। मेरे को कोई स्टूडेंट कॉल भी करता है तो मैं 20-25 मिनट डाल के सबकी बातें सुनता हूँ, ऐसा भी नहीं है। राइट। मेरा नंबर बहुत जगह फैला हुआ है तो मुझे बहुत सारे कॉल मैसेज आते रहते हैं। आई एम वेरी मच विलिंग, एज लॉन्ग एज ऑब्वियसली आई एम नॉट करंटली इन्वॉल्व एनीवेयर, तब तक मैं कर सकता हूँ। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे बार बार बुलाते भी रहो। थैंक यू सो मच सर। सर हम एक और वीडियो हम जरूर करेंगे बहुत जल्द सर दोबारा। बिल्कुल चैतन्य। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। कॉलेज दुनिया लेकर आ रहा है इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन फेयर। पाएं स्कॉलरशिप वर्थ ओवर 100 करोड़ रुपीस फ्रॉम 75 प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। याद रहे दिन 6th and 7th of May, जगह प्रगति मैदान, वजह आपका करियर। So that's it from our side guys. First of all, sorry to every student who's watching. Sunit sir को कहीं पे काम जाना था तो he had to leave. But if you like the video, consider liking this video. Subscribe to the College Duniya's MBA YouTube channel. Share this video with all of your friends and spread knowledge. And to all the viewers, we hope we were able to add some value to your CAT 2023 preparation. And all the very best to all the CAT aspirants. And for any more videos, for more content from Sunit sir, basically, you can always reach out and in the comment section, and we'll make more videos with him. So thank you so much.